नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दमदार 10। बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। टीएमसी ने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें काउंटिंग के दौरान हर टेबल पर एक केंद्रीय कर्मचारी की नियुक्ति का आदेश दिया है। टीएमसी ने इस मामले में पहले हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जो खारिज कर दी गई है। टीएमसी ने अपनी याचिका में कहा है कि एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का यह आदेश मनमाना और निष्पक्षता के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की याचिका पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच बनाई है जो आज इस मामले पर सुनवाई करेगी। पहले तो हमें यह समझना होगा कि टेबल की व्यवस्था होती क्या है जब काउंटिंग होती है। तो अजीत जी, पहले तो ये व्यवस्था समझाएं। नहीं, अब तो टेबल्स की संख्या काफी कम हो गई है। पहले का बहुत टेबल्स लगती थी। एक राउंड की गिनती होती है, 14 टेबल 15 टेबल या उससे ज्यादा टेबल्स लगते थे। उसमें बैलेट बॉक्स एक एक बूथ के खोले जाते बक्से होते थे, फिर बैलेट मिलाया जाता था, फिर उनको अलग छांटा जाता था, उनकी काउंटिंग होती थी। अब तो ईवीएम ने बहुत आसान कर दिया चीजों को, बहुत बटन दबाओ तुरंत काउंटिंग हो जाती है। खोलने के समय जो सील की लगाया गया होता है, हर पार्टी के मत का जो पोलिंग एजेंट होता है वो अपना चेक करता है, उसको मिलाया जाता है। जो नंबर इनको एक सीट जो फॉर्म भर के मिला होता है उसको मिलाते हैं लोग कि इतने वोट पड़े थे, उसकी हो जाती है कि इतने वोट पड़े थे, सील खुलती है, एक बटन दबाइए, वो नंबर्स आ जाते हैं। तो अब तो टेबल्स की संख्या काफी कम हो गई है। पहले ज्यादा टेबल्स होती थी। उतनी टेबल्स होती तो इतने ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी बंगाल में मिलने मुश्किल हो जाते, क्योंकि आप 294 सीटें हैं और हर सीट के लिए हर बूथ के हर काउंटिंग सेंटर में अगर 14 15 टेबल लगी हुई है तो हजार की संख्या ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी होते। अब वो संख्या कम होगी। केंद्रीय कर्मचारी भी रखे जा रहे हैं और जो पीएसयू हैं, भारत सरकार के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनके भी लोगों को निकाला जाएगा, मतलब स्पेयर किया जाएगा। ये इसीलिए ना कि निष्पक्ष रूप से काउंटिंग की प्रक्रिया हो जाए। हाँ, वहाँ जो इलेक्टोरल ऑफिस जो अपना जो डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, एसडीओ होते हैं, वो सब अपने जो रिटर्निंग ऑफिसर वहाँ का होता है वो उसकी निगरानी कर रहा होता है। मैं ममता बनर्जी की याचिका में जो दलीलें हैं वो बता देती हूँ सर। ममता बनर्जी की याचिका में दलील ये है कि केवल केंद्रीय कर्मचारियों को काउंटिंग में लगाना निष्पक्षता के खिलाफ है, पहली बात। फिर वो दूसरी बात कह रही है कि केंद्रीय कर्मचारी केंद्र सरकार से प्रभावित हो सकते हैं। काउंटिंग टेबल्स पर केवल केंद्रीय कर्मचारियों की अनिवार्य नियुक्ति से राज्य कर्मियों का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। ममता बनर्जी का तर्क यह है कि चुनाव आयोग का फैसला चुनावी समानता का सिद्धांत बाधित करता है। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास नीतिगत बदलाव करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है, इसलिए वो ये नहीं कर सकते। और ये बदलाव केवल बंगाल में ही क्यों किया जा रहा है, बाकी चुनावी राज्यों में क्यों नहीं किया जा रहा है? तो ये जो अब ममता बनर्जी कह रही हैं, उन दलीलों में कितना दम है? देखिए, टीएमसी का जो याचिका है वो कलकत्ता हाईकोर्ट पे भी टीएमसी ने यही याचिका डाला था और कलकत्ता हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है उन्होंने मना कर दिया और सुनने से मना कर दिया और कहा कि केंद्रीय जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, जो केंद्रीय चीफ इलेक्शन कमीशन है, उनके अधिकार क्षेत्र में है कि वो किसको नियुक्त करे, चाहे वो केंद्रीय सरकार के एम्प्लॉयज़ को या फिर प्रदेश की सरकार के एम्प्लॉयज़ को। और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है भारत के संविधान के हिसाब से, वहाँ पे भी ये अधिकार दिया हुआ है चुनाव आयोग को। और चुनाव आयोग के तमाम जितने सारे कानून के जो अलग अलग जो धाराएं हैं उसके माध्यम से भी चुनाव आयोग स्वतंत्र होते हैं कि किस प्रक्रिया को लेके करे चीजें। तो उसी को दलील देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने मना कर दिया याचिका को सुनने से। मैं समझता हूँ कि जो कल्याण बनर्जी जी गए थे याचिका लेके कलकत्ता हाईकोर्ट पे, तो वही याचिका लेके टीएमसी आज एक मतलब आपातकालीन सुनवाई के लिए बोले हैं कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान लिया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्होंने 2 जज की नियुक्ति की है सुनवाई के लिए। पर मुझे लगता है मीनाक्षी जी, जो अधिकार दिया हुआ है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के माध्यम से या फिर चुनाव आयोग के तमाम जितने सारे कानून के जो प्रावधान है, शायद सुप्रीम कोर्ट उस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए इस पे मुझे नहीं लगता है कि इस चीज पे आप हाथ डालेगी। और अगर टीएमसी की जो दलीलें है उस पे भी अगर देखा जाए तो कुछ जगहों पे वो भी अपने आर्ग्यूमेंट पे सटीक बोल रहे हैं, पर क्योंकि आपके प्रक्रिया और कानून इस तरह का है तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि चुनाव आयोग आपका क्या टेक है सर इस पे? नहीं, ये देखिए, अभी बहुत सारी चीजें उत्तर बंगाल को लेकर के अनप्रेसिडेंटेड हुई हैं। ऐसा कभी नहीं होता था या दूसरे किसी राज्य में नहीं हुआ। इसका यह मतलब नहीं है कि बंगाल में नहीं हो सकता है। जैसे कितना अनप्रेसिडेंटेड था कि सुप्रीम कोर्ट ने 705 न्यायिक अधिकारी नियुक्त किए
वो जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में जो नाम कटे थे उनकी सुनवाई करने के लिए आज तक नहीं हुआ था हिंदुस्तान में। आज तक जजेस को कमरे में बंद करके वो बंधक भी नहीं बनाया गया था। वो तो बंगाल में हुआ, मालदा में हम लोगों ने देखा, लेकिन जुडिशियल ऑफिशियल्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करें ये कभी नहीं हुआ था। तो न्यायिक अधिकारी नियुक्त किए गए जिन्होंने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के सुने, उसके बाद भी हाईकोर्ट के जजेज, रिटायर्ड जजेज अपॉइंट किए गए, जो ट्रिब्यूनल बना जो अभी भी सुनवाई कर रहा है उन मामलों की, ये भी अनप्रेसिडेंटेड था। तो कई अनप्रेसिडेंटेड काम हुए हैं जो पहले नहीं हुआ। और जिस बात का जिक्र कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो है, उस एक्ट में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की। तो उसके लिए चुनाव आयोग क्या बंदोबस्त करता है इसके आप हाथ नहीं बांध सकते हैं चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने यह तय किया कि 2.5 लाख केंद्रीय बलों की तैनाती होगी, तो कोई नहीं रोक सकता था कि केंद्रीय बलों की तैनाती हो। तो वो किया उसने चुनाव आयोग ने। इतने चरणों में चुनाव होगा, ज्यादा में होगा, कम होगा, आप चुनाव आयोग को नहीं रोक सकते हैं। तो वो चुनाव आयोग ने किया। तो ये चीज भी चुनाव आयोग को ही तय करना है। और ऐसा नहीं है कि वहां स्टेट का कर्मचारी, राज्य का कर्मचारी नहीं रहेगा। जो रिटर्निंग ऑफिसर है या जो एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर है, आरओ, एआरओ, तो स्टेट का ही ऑफिसर है, वो तो वहां रहेगा ही काउंटिंग में। और काउंटिंग के लिए जो राज्य सरकार के कर्मचारी होंगे वो तो मौजूद रहेंगे ही वहां। ये तो पर्यवेक्षक के तौर पर अपॉइंट होना है। देखिए, इस मामले को लेकर के पहले भी ममता बनर्जी कोर्ट गई थी, जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स अपॉइंट हुए थे, एक सेंट्रल ऑब्जर्वर्स अपॉइंट हुए थे, इनको लेकर के भी कि क्यों केंद्र सरकार के कर्मचारी को माइक्रो ऑब्जर्वर जब दूसरे जगह नहीं अपॉइंट होते हैं तो आप बंगाल में क्यों कर रहे हैं। लेकिन किया था, चूंकि चुनाव आयोग चाहता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था कि ममता बनर्जी का सिस्टम पूरा हिल गया है, है ना। तो वो क्योंकि वो सिस्टम उनके हाथ में नहीं है, वो उसको मैनेज नहीं कर पा रही है, या वो कैसे मैनेज हो रहा है वो उसे देख नहीं पा रही है, असिस्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए ये उनकी बेचैनी जो उनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह दौड़ा रही है। ऐसा तो होगा नहीं कि केंद्रीय कर्मचारी अगर पर्यवेक्षक के तौर पर बैठा हुआ है, वहां स्टेट के भी कर्मचारी हैं जो गिनती का काम करेंगे, और आपका काउंटिंग एजेंट बैठा हुआ है, दूसरी पार्टियों के काउंटिंग एजेंट बैठा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि केंद्रीय कर्मचारी ईवीएम में दूसरा आ रही है आपके पक्ष में तो उसको बदलवा देगा। ऐसा तो होगा नहीं। तो हर पार्टी का बैठा होगा ना, वहां कांग्रेस का भी होगा, तृणमूल कांग्रेस का भी होगा, लेफ्ट का भी होगा, काउंटिंग एजेंट सब होंगे। तो वहां एक केंद्रीय पर्यवेक्षक रहे, मतलब इसमें टेक्निकली और कोई परेशानी नहीं। लेकिन एक माहौल बनाने की बात होती है, एक परसेप्शन क्रिएट करने की बात होती है, जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। काउंटिंग से पहले टीएमसी और बीजेपी दोनों सुपर एक्शन मोड में दिख रही है, और इसकी तस्वीरें हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी आज शाम 4 बजे काउंटिंग एजेंट्स और कैंडिडेट्स की वर्चुअल मीटिंग लेने वाली हैं, और इसमें ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी काउंटिंग के लिए स्ट्रैटेजी तय करेंगे। काउंटिंग की तैयारी को लेकर आज कोलकाता में बड़ी बैठक बुलाई गई है, और इस बैठक में विधानसभा चुनाव में लगाए गए सभी नेताओं, सांसद और विधायक भी उन्हें शामिल किया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को भी पार्टी महासचिव सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में बीजेपी संगठन की बैठक हुई, और इस दौरान नेताओं को काउंटिंग डे की तैयारी की जानकारी दी गई। साथ ही काउंटिंग के दौरान की रणनीति भी तैयार की गई। ममता बनर्जी के आदेश के बाद टीएमसी नेताओं ने हर स्ट्रांग रूम की निगरानी बढ़ा दी है। टीएमसी कार्यकर्ता 3 से 4 घंटे के शिफ्ट कर रहे हैं, स्ट्रांग रूम के बाहर तैनाती दे रहे हैं, पहरेदारी दे रहे हैं। सोचिए जरा, जिस स्ट्रांग रूम में 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है, सील बंद दरवाजा है, अच्छा ताला ही नहीं लगा, ताला के ऊपर भी सील लगी हुई है, पुलिस के जवान तैनात हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल जहां पर तैनात है वहां पर भी पोलिंग एजेंट्स पहरेदारी दे रहे हैं। ये ममता बनर्जी की क्या बेचैनी नहीं दिखाता है? बिल्कुल बेचैनी दिखाता है, और जैसे मैंने कहा है कि साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर पे है और डर लग रहा है। और उनके आप चुनाव का जब वो चल रहा था, जब आपके जब रैलीज वगैरह ये तमाम चीज़ें जब चल रहा था, उस दौरान के बयान अगर आप उठा के देखेंगे तो उससे ही समझ में आता है कि कितना ज़्यादा पहली बार पैरानॉइड हुई है ममता बनर्जी। जैसे उन्होंने एक रैली पे कहा था अपने बंगाल पुलिस के बारे में कि एरा तो हमार कथा शोने ना, चीफ सेक्रेटरी और बाकी जितने हैं ओरा हमार फोन उठाए ना, कलकत्ता पुलिस के जितने लोग हैं ओरा फोन स्विच ऑफ करे दे। फिर आपके बंगाल पुलिस आज के डेट में मेरे किसी भी बात को नहीं मानते, हमारे हाथे किचू नहीं, ये बाकायदा उन्होंने रैली पे कहा है। तो उससे ही समझ में आता है कि दीदी ने शायद भांप लिया है कि हवा। सर, बड़ी खबर आ गई, टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, और टीएमसी की ओर से कपिल सिब्बल इस वक्त दलील दे रहे हैं। तो कोर्ट पर भी हमारी नजर बनी हुई है। तो टीएमसी की ओर से वरिष्ठ वकील हैं कपिल सिब्बल, वो दलील दे रहे हैं,
और टीएमसी की याचिका इस बुनियाद पर टिकी हुई है, वो ये कह रहे हैं कि केंद्रीय ऑब्जर्वर को क्यों नियुक्त किया जा रहा है, मतलब केंद्रीय कर्मचारियों को क्यों उस टेबल पे आप खड़ा कर रहे हैं, तैनात कर रहे हैं जहां पर काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है। यहां पर आप राज्य के सरकारी कर्मचारियों को क्यों नहीं जिम्मेदारी दे रहे हैं। ये जो आप अभी बेचैनी की बात करें ना कि हम मेरी बात सुन नहीं रहे, मेरा फोन उठा नहीं रहे, ऐसा समझ में आता है कि मेरी चल नहीं पा रही है। बॉटम लाइन ये है कि अब मेरे हाथ में कुछ रहा नहीं है। एक जिस दिन आपका वो खत्म हुआ था आपके तमाम मतलब कि पोलिंग 29 को, उससे 2 दिन पहले उन्होंने एक रैली पे कहा कि जोदी तृणमूल था के आबार देखा होगे, अगर तृणमूल रहेगी तो दोबारा मिलेंगे। ये अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। और मैं तो दीदी को वैसा दीदी जानता हूँ जो हमेशा एजेंडा सेट किए है, हमेशा फ्रंट पे रही है। फ्रंट मतलब कि वो फ्रंट से बैटिंग करने उनका प्रक्रिया रहा है। एजेंडा वो सेट करती थी, नैरेटिव वो सेट करते थे, बाकी विपक्षी दल जो है कभी नहीं खेली है। विपक्ष उनके एजेंडा को काउंटर करते थे। इस बार पहले बार हुआ है कि विपक्ष ने एजेंडा सेट किया है, वो काउंटर करते करते रह गई, कोर्ट के अंदर कोर्ट के बाहर। और आज पहली बार हो रहा है कि हर दिन उनको कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भागना पड़ रहा है। अनप्रेसिडेंटेड है तमाम चीजें जो है। और मैं समझता हूं कि नतीजा निकलने के बाद अगर उनकी विपरीत जाती है तो शायद फिर भागेगी सुप्रीम कोर्ट की मैं मानती नहीं हूं इस मतदान को। वो तो ईवीएम में गड़बड़ी है, वो सारे स्क्रिप्ट हम बहुत महीनों से सुन रहे हैं। उसमें दूसरे कारण भी हैं। ये जो 27,10,000 नाम कटे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज पर, उसमें से किसी की सुनवाई नहीं, सिर्फ 1607 लोगों को वोट डालने की मंजूरी मिली है 27,10,000 में से। और सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान हमको जहां तक ध्यान आ रहा है, जस्टिस जयमाल्या बागची ने ये बात कही थी कि अगर नाम कटे हैं 15% और जीत हार का अंतर 2% है तो हमारी नजर रहेगी इस पर, हम इस बात को देखेंगे। तो बहुत सारा रिजल्ट जो है इसे चैलेंज किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत सारा रिजल्ट चैलेंज होगा कोर्ट में कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10,000 नाम कटे और हम 3,000 वोट से हारे। वो 10,000 नाम जो कटे वो हमारे थे, या किसी की, कोई भी कर सकता है, किसी के भी हो सकते हैं। जो हारेगा सो करेगा। ये चूंकि एक रास्ता खुल गया है, और ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाला मामला पहले कहीं नहीं था। जो एब्सेंट है, वोटर शिफ्टेड हैं, डेड है, डुप्लीकेट है, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन सर एसआईआर की प्रक्रिया तो पहले भी हुई है, लेकिन उसमें ये वाला ऑप्शन कभी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज नहीं था, पहले नहीं था। एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट था, ASDD, ये वाला नहीं था। ये ऐड हुआ है और इसमें से लोगों को मंजूरी मिल भी रही है। हम सिंपल एक बात आप देखिए कि अगर 657 लोगों की सुनवाई करके 139 की मंजूरी दी, मतलब 20% को मंजूर कर लिया आपने, तो 27 लाख का 20% अगर आप देखिएगा तो वो 5 लाख से ज्यादा होता है सर, 5,40,000 होता है। तो ये तो बड़ा वोट हो गया ना, 5,40,000 जो जेन्युइन हो सकता है वो 27 लाख। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर नतीजा टीएमसी के विपक्ष में आया तो फिर एक कोर्ट का चक्कर है? नहीं, कई जगह ऐसा भी होगा कि बीजेपी का जो हारा है वो भी कोर्ट जाएगा। अच्छा। कि जो वोट कटा है वो हमारा था, वो वोट हमारा था। मैं समझता हूं कि नतीजा निकलने के बाद आशोल खेला शुरू होगा बंगाल में, और ये संवैधानिक वे में, लीगल वे में खेला की बारी रहेगी। तो नतीजा के बाद समाप्त नहीं होगा, ये लंबा खींचेगा पूरा मामला। मैं तो सर अब क्योंकि कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस वक्त दलील कपिल सिब्बल रख रहे हैं, तो टीएमसी के पक्ष में दलील रखते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक तरफा फैसले नहीं ले सकता है। कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि एक तरफा फैसले इलेक्शन कमीशन कैसे ले सकता है। तो पहली दलील तो यही है कि एक तरफा फैसला क्या होता है। अब देखिए, जो कोर्ट में चल रहा है वो अलग है, हमारा एनालिसिस अलग है। ये बताएं कि ये जो कह रहे हैं कि एक तरफा दलील, इसमें इलेक्शन कमीशन ने कौन सा एक तरफा काम किया? तो भाई जब जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, सारी जिम्मेदारी इस समय, सारा प्रशासनिक अधिकार भी किसी राज्य में जहां चुनाव होता है चुनाव आयोग के हाथ में ही आ जाता है। चुनाव आयोग को ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करना है, तो डिसीजन तो चुनाव आयोग को ही करना है। जिस समय पार्टियों की राय लेने की जरूरत होती है चुनाव के पहले, तारीखों की घोषणा के पहले, उस समय चुनाव आयोग सबसे कंसल्ट करता है। वो कंसल्ट करके चुनाव की तारीखें घोषित होगी, उसके बाद चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए। अब ये चुनाव आयोग ने डिसीजन लिया है, मतलब ये अब हो सकता है कि इस बात को ये दलील दे कि हर टेबल पर क्यों खड़ा करना है, एक काउंटिंग सेंटर एक और बात जो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि हमें आशंका है कि ACEO के आदेश से काउंटिंग में गड़बड़ी होगी। ACEO के आदेश से ही काउंटिंग में गड़बड़ी हो जाएगी, इलेक्शन ड्यूटी पर लगे हुए कर्मचारी ही काउंटिंग में गड़बड़ी कर देंगे। तो वो तो स्टेट का ही कर्मचारी होगा ना। और जो CEO है, मान लीजिए जो CEO है बंगाल के मनोज अग्रवाल हैं,
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या जो उनके असिस्टेंट लोग हैं, वो अगर मान लीजिए निर्देश देते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का ही कर्मचारी काउंटिंग करेगा। नहीं, और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर कपिल सिब्बल साहब अगर ऐसे दलीलें दे रहे तो मैं तो सवाल उनसे पूछूंगा कि टीएमसी के जो एजेंट होंगे, जो अंदर होंगे, क्या वो उस दिन क्या वो धृतराष्ट्र और गांधारी होके बैठे रहेंगे? कांग्रेस का भी होगा, लेफ्ट का भी होगा, सब क्या होंगे धृतराष्ट्र और गांधारी बन के। अच्छा सुनिए आगे वो क्या कह रहे हैं कि काउंटिंग सुपरवाइजर के तौर पर राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। टीएमसी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है, चुनाव आयोग राज्य के कर्मचारियों की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। तो कपिल सिब्बल भी तो केंद्र के कर्मचारियों की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये कैसी दलील है? और अगर सारी चीजें अगर मतलब कि एक तरह के उस पे है कि मेरा मानना है ऐसा हो सकता है, काल्पनिक अगर है तो काल्पनिक चीजों पे तो इस तरह की बहस और फैसला नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते, राज्य के कर्मचारी हो या केंद्र के कर्मचारी हो, सभी चुनाव आयोग के तहत ही काम कर रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ काउंटिंग सुपरवाइजर होंगे, इसके अलावा प्रत्याशियों के प्रतिनिधि वहां पर होंगे। अभी जो चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं वही बात सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, अन्य अधिकारी भी होंगे। किसी तरह की आशंका का कोई आधार ही नहीं बनता है। एग्जैक्टली हम लोग अभी इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। और वो सुपरवाइजर होगा, काउंटिंग के जो ऑफिसर्स होंगे, कर्मचारी होंगे, जो गिनती करने वाले वो कर्मचारी बैठे होंगे और कम से कम हर प्रत्याशियों के प्रतिनिधि हर टेबल पर 5-6 प्रत्याशी होंगे। देखा नहीं, कांग्रेस का भी होगा, लेफ्ट का भी होगा, बीजेपी का भी होगा, निर्दलीय भी होंगे, आईएसएफ लड़ रही है, सब तरह सबके उम्मीदवार होंगे, निर्दलीय लड़ रहा होगा, उसका भी काउंटिंग एजेंट बैठा होगा। तो उसके सामने ऐसा नहीं होगा। और ये जो सुपरवाइज कर रहा है वो ऐसा नहीं होगा कि नतीजे बदलवा देगा। जो काउंटिंग है, जो कर रहे हैं काउंटिंग एजेंट, काउंटिंग अधिकारी, ऑफिशियल्स, वो तो स्टेट गवर्नमेंट के ही कर्मचारी हैं। और मीनाक्षी जी, ये जो अविश्वास है, जिस अविश्वास की हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों पर बीजेपी या दूसरे लोगों का अविश्वास और केंद्र के कर्मचारियों पर ममता बनर्जी का विश्वास, ये ठीक नहीं है। ये लॉन्ग टर्म में तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते कि राज्य के कर्मचारी हो या फिर केंद्र के कर्मचारी हो, सभी चुनाव आयोग के तहत ही काम करें। जी मीनाक्षी जी, जो अभी तक ऑनरेबल जजेस की जो ऑरल ऑब्जर्वेशन आया है, ये सारे ऑरल टिप्पणी है। ऑरल ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती है, एक रिटन होती है, एक ऑरल होता है। रिटन तो बाद में जब फैसला आएगा तब वो रिटन पे आ जाएगा चीजें। फिर ऑरल ऑब्जर्वेशन से मुझे सारा दिशा समझ में आ रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट के जो फैसला है उसको ही बरकरार रखेंगे। दूसरी बात यह है कि लगातार अगर आप चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करोगे तो मैं तो फिर कहूंगा कि फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ही खत्म कर देना चाहिए। जैसे ही चुनाव का डिक्लेरेशन होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है कि सारी चीजें आप 100% भरोसा के साथ चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आप सौंप देते हैं। और उस पे तो सारी पार्टियों की एग्रीमेंट होती है पहले ही, जब चुनाव आयोग से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ही मैं आधार बना के बोलूं तो सबसे पहले तो ममता बनर्जी हो या विपक्ष के तमाम नेता हो, उन्होंने किसके खिलाफ महाभियोग लाने की बात की थी? वो तो सीसी के खिलाफ ही लाने की बात की थी। तो वहां अविश्वास की खाई इतनी गहरी है कि आप यहाँ पर इसे अब पाट पाना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। लेकिन जो कोर्ट में चल रहा है, एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से मैं आपके सामने रख दूं। पहले तो टीएमसी की तरफ से कपिल सिब्बल खड़े हुए, उन्होंने पक्ष रखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक तरफा फैसले नहीं ले सकता है। उन्होंने कहा कि हमें आशंका है कि एसीईओ के आदेश से काउंटिंग में गड़बड़ी होगी। आगे उन्होंने कहा कि काउंटिंग सुपरवाइजर के तौर पर राज्य के कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है, केवल केंद्र के कर्मचारियों की नियुक्ति ये इलेक्शन कमीशन मनमाने तरीके से कर रहा है। और फिर उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 324 का हवाला देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 की इलेक्शन कमीशन ही धज्जियां उड़ा रहा है, चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस तरीके के आरोप नहीं लगा सकते, चाहे केंद्र के कर्मचारी हों चाहे राज्य के कर्मचारी हों, दोनों ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल काउंटिंग सुपरवाइजर यानी कि जो केंद्र के कर्मचारी एक एक टेबल पर नियुक्त किए जाएंगे, केवल वही वहां पर होंगे। आपके अपने प्रत्याशियों के एजेंट्स भी तो वहां पर मौजूद होंगे, उनके प्रतिनिधि भी होंगे और अधिकारी भी होंगे। किसी तरीके की आशंका का कोई आधार नहीं बनता। ये जो बात अभी कपिल सिब्बल कह रहे हैं वो खुद ही मुझे लग रहा है समझ रहे उनका केस कमजोर है। हाँ नहीं, ये लोग दूसरे जो आर्गुमेंट्स अभी आप लोग दिखा रहे थे कि एक तो कि माइक्रो ऑब्जर्वर ऑलरेडी अपॉइंटेड है, तो इनकी अलग से क्या जरूरत है, तो ये ठीक है,
एक अभी समय क्या है, परसेप्शन क्रिएट करने की लड़ाई चल रही है। तृणमूल कांग्रेस को ये दिखाना है कि हम लड़ रहे हैं, अभी हमने गिव अप नहीं किया है और हमारी संभावना, हमारा होप हमारा जिंदा है। नहीं तो क्या, अगर इस तरह के अगर ये फैसला डायरेक्ट हो गया तो एक संभावना ये रहती है कि तृणमूल कांग्रेस के जो काउंटिंग एजेंट्स जाएंगे उनका पहले से मोराल डाउन होगा। उनका मोराल अप करने के लिए ये कोशिश हो रही है। हालांकि कामयाबी मिलने की संभावना इसमें कम लग रही है, क्योंकि आर्गुमेंट्स लचर हैं इस मामले में। काउंटिंग का काम मुख्य रूप से राज्य सरकार के कर्मचारी करेंगे जी। और उसके ऊपर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां भी काउंटिंग सेंटर्स बनते हैं, मान लीजिए कि हम प्रखंड होते हैं, अनुमंडल होते हैं जिनको तहसील बोलते हैं, जिला है, उसके ऊपर जिला मुख्यालय में काउंटिंग होता है, उसके नीचे तहसील का है, वहाँ काउंटिंग होता है। वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिटर्निंग ऑफिसर होता है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होता है, उसके ऊपर कलेक्टर होता है। ये सब लोग देख रहे होते हैं चुनाव को, ये सब लोग देख रहे होते हैं, काउंटिंग को भी ये सब लोग देख रहे होते हैं और राज्य सरकार के कर्मचारी काउंटिंग करेंगे। ऑब्जर्वर सिर्फ वहाँ मौजूद रहेगा। एक सवाल आपसे इसी पे पूछते हैं, क्योंकि आपने बताया कौन कौन मौजूद होता है। एक टेबल पर जहां पर ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं, जहां पर काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, कितने मिनिमम मेंबर वहां पे खड़े हुए होते हैं? मतलब एक टेबल पर एटलीस्ट 10 लोग होंगे। 10 लोग हैं एटलीस्ट, ज्यादा भी हो सकते हैं। और उसमें केंद्र के भी है, राज्य के भी है, राज्य के कर्मचारी ज्यादा होंगे और चुनाव आयोग पार्टियों के प्रतिनिधि होंगे। जो काउंटिंग करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, जो आमतौर पर शिक्षक होते हैं या किसी सरकारी विभाग के कर्मचारी होते हैं, वो होंगे जो इस काम को अंजाम देंगे, जिनकी ट्रेनिंग हुई होती है, जिनका प्रशिक्षण हुआ होता है चुनाव आयोग की तरफ से, वो इस काम को करेंगे। और उसके अलावा लगातार जो निगरानी चल रही होती है, मॉनिटरिंग, जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, एसडीओ, एसडीएम है, एडीएम है, डीएम है या डीसी है, वो लगातार मॉनिटरिंग करते चलते और उसमें सब पार्टियों के जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो बैठे होते हैं। फिर भी इतना अविश्वास? बिल्कुल सही बात है। और कपिल सिब्बल जी और अभिषेक मनु सिंघवी जी, जब से बंगाल का ये घमासान मचा हुआ है, मैंने देखा है कि हर हियरिंग पे एजम्पशन प्रिजम्पशन पे ही बातें करते हैं और हर हियरिंग पे एजम्पशन प्रिजम्पशन के चलते सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, फेल हुआ है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि काउंटिंग के दिन जब काउंटिंग होगा और अंतिम वोट जब गिना जाएगा, जब तक अलग अलग पार्टी के एजेंट सहमत नहीं होंगे लास्ट वोट के काउंटिंग को लेके, और अगर किसी भी तरह का प्रश्न अगर लगाते हैं तो दोबारा रिकाउंट होता है। आप जब तक सहमति नहीं देंगे और पूरा रिकाउंट होगा और आप जब तक साइन नहीं करेंगे कि हाँ मैं सहमत हूं इस काउंटिंग से, तब तक उसका डिक्लेरेशन नहीं हो सकता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं पे आप अपने एजेंट के ऊपर भी फिर भरोसा नहीं जता रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके एजेंट ही शायद धांधली कर देंगे और वो कुछ ना कुछ ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, सीनियर एडवोकेट हैं डीएस नायडू, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं। वो कह रहे हैं द रिटर्निंग ऑफिसर हैज एन ओवररेंचिंग पावर who is the state government employee. If they want to put labels, he selects the officers. These are misplaced apprehensions. वही कह रहे हैं कि आपके जो एप्रीहेंशंस ही हैं वो मिसप्लेस्ड है, बिल्कुल मिसप्लेस्ड है, क्योंकि जो काउंटिंग करने वाले कर्मचारी हैं ना, उनकी तो बाकायदा चुनाव आयोग ट्रेनिंग करता है ना, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको कि कैसे गिनती होती है, कैसे पोलिंग कराने वालों की अलग ट्रेनिंग होती है, काउंटिंग कराने वालों की अलग ट्रेनिंग होती है, वो काउंटिंग के लिए बैठे रहते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो ये सुपरवाइजर का अपॉइंटमेंट है, ये सिर्फ ओवरसी करने के लिए है कि आप ऊपर से देखें कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी, वहाँ कोई धांधली। कई बार ये बंगाल का नहीं, पुराने पहले तो हर जगह होता था कि जो मजबूत हो रहा है, जो जीत रहा है, वो धमकाता है दूसरे वाले को, जो कमजोर पड़ रहा है वो निकल के चला जाए, ऐसी चीजें होती रहती है। इस पर जस्टिस बागची ये कह रहे हैं कि मिस्टर सिब्बल वांट स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द सर्कुलर, और फिर जस्टिस नरसिम्हा ये कह रहे हैं कि मेक श्योर व्हाट इज देयर इन द सर्कुलर इज फॉलोड। अब देखिए ये कैसी बातें हो रही है कि जो सर्कुलर में लिखा गया है आप उन नियमों को फॉलो करें, आप उन प्रावधानों के हिसाब से ही काम करिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, किससे कह रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो एडवोकेट हैं डीएस नायडू, उन्हें ये कह रहा है। तो कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व रखा जाए और उसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए। तो उस पर भी एडवोकेट नायडू ये कह रहे हैं कि ये तो 45 दिनों तक प्रिजर्व रहता है और जो चाहेगा उससे मिल सकता है इसकी जांच करने के लिए। 45 दिन तक रखा ही जाता है और 1.5 महीने की अवधि कोई कम थोड़े है। आपको कोई आशंका है तो पहले आप दे दीजिए कि भाई यहाँ प्रिजर्व रखा जाए, हमको चाहिए है, हम कैंडिडेट दे सकता है। पहले 6 महीने तक रखने की बात होती थी, लेकिन कोई उसका मतलब नहीं। अगर आप चैलेंज करेंगे, कोई संदेह पैदा होगा तो पहले ही दिन होगा ना, दूसरे दिन होगा, 5 दिन 10 दिन के भीतर आप कर लीजिए। हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग पूरी कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है, इस पर और चर्चा करने का और खबर आप तक पहुंचाने का मन था, लेकिन दमदार 10 में इतना ही। इस पर बहुत शुक्रिया। जी आपका भी, कमल जी आपका भी बहुत शुक्रिया।